So we are back with another topic, magnetic effect of current. तो या मैग्नेटिज्म ले लेते हैं इसको पूरा का पूरा ही। तो इसका वेटेज आप देख ले सकते हैं, काफ़ी फेयरली ये कंसिस्टेंट वेटेज है, 5% के ऊपर ही रहता है करीब करीब, और 6% के आसपास तक वेरी करता है, 5 से 6% के आसपास। और इसमें जो टॉर्क का मतलब है m क्रॉस b वाले सवाल या मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड सवाल, तो वो आप देख सकते हैं पर्पल कलर में ठीक ठाक वेटेज रहा था 29 और 20 में, लेकिन 21 22 में थोड़ा सा कम हो गया था। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू यू क्रॉस बी वाले सवाल, वो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट प्रोपोर्शन रहा है उसका। और कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि इस वायर की वजह से या लूप की वजह से, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक वेटेज इसका भी रहता है। सो इस तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है आपकी ससेप्टिबिलिटी अर्थ की वजह से, ये डार्क ब्लू उसका परसेंटेज है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कई बार बच्चे घबराते हैं उसकी वजह से, हालांकि बहुत आसान है, आप सीखेंगे, सवाल करके जाएंगे, 2-4 चीज़ें याद करने की है, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं, जो बायो-सेवर्ट लॉ से कवर होता है। बायो-सेवर्ट लॉ बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि यदि एक छोटा सा करंट का एलिमेंट है तो आर वेक्टर की पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एस। डी एस है वो छोटा सा हिस्सा जिसमें करंट है, आर के उस जगह का पोजीशन वेक्टर जहाँ निकाल रहे हैं अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो जाती है। इसको वेक्टरली जोड़ के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है डीएस और आर कैप का, मतलब ये डीएस वेक्टर करंट वाली डायरेक्शन, आर कैप जहां पे फील्ड निकालनी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल को यहाँ पे समझा रखा है कि करंट कैरिंग वायर है, तो हम लोग करंट के अलोंग अपने सीधे हाथ का अंगूठा कर लेंगे, तो उंगलियों की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। ओके, डॉट लगाते हैं तो बाहर होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब प्लेन से बाहर आ रहा होता है, और क्रॉस लगाते हैं चित्र में तो वो इनवर्ड होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर का साइन कई बार बच्चे नहीं समझ पाते, ये लैंग्वेज में आता है, तो हमने आपकी हेल्प कर दी है कि आप लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ सके कि हम लोग इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ओके, और इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। डिजिटल घड़ियों के बाद थोड़ा वैसे ही बच्चों के लिए मुश्किल हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, तो यहाँ पे हमने अलग अलग सिचुएशन में फॉर्मूले निकाल के दिखाएं, जैसे कि एक वायर के लिए फॉर्मूला निकाल दिया, तो ये रिजल्ट याद करने वाला है कि एक वायर के लिए ऊपर φ1 एंगल, नीचे φ2 एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ए डिस्टेंस के ऊपर, तो ये फॉर्मूला याद करने वाला है। फिर हमने इसके स्पेशल केसेस को यहाँ पे ले लिए कि यदि पूरा वायर इनफाइनाइट कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा फॉर्मूला। ओके, फिर मान लीजिए एक पॉइंट इनफाइनाइट है, दूसरा पॉइंट फाइनाइट एंगल पे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। राइट, सेमी इनफाइनाइट है वायर, मतलब कि नीचे नहीं है, सिर्फ इस तरफ 90 डिग्री है, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन के हमने फॉर्मूले निकाल रखे। नाउ ये जेई का सवाल नहीं है, ये भी एक केस है जो हम चाहते हैं आप याद करें, ये मल्टीपल की फॉर्म में दे रखा है कि मान लीजिए वायर ऐसे आके इधर को जा रहा है इन्फिनिटी पे, फिर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला लगा के डिराइव कर रखा है। अब एडवाइस यू आप पेन यहाँ पे रोक दें और इस चित्र के साथ एक बार खुद ट्राई कर लें और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। यू मस्ट ट्राई, तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। ये सॉल्यूशन है, इसमें बस ध्यान देने की बात ये कि ये वायर वैसे इन्फिनिटी पे, परंतु ये वाला एंगल अपन यहाँ से परपेंडिकुलर मार के फिर लिखते हैं, तो वो अपन ने लिखा एंगल, तो वो π/2 माइनस अल्फा करके एंगल आया, यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने, तो अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए ये जेईई मेंस का सवाल है, प्लीज ट्राई। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड 1 मीटर व्हिच इज कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज।
तो ये क्या है, सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप, इसके सेंटर पे पूछ रहे भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये कैसे निकलेगा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये एक वायर हो गया आपका, इसकी वजह से फील्ड अलग से लिख लीजिए, दो वायर और है, पहले तो डायरेक्शन देख लीजिए सबकी वजह से सेम आ रही है कि नहीं, इनटू द प्लेन, इधर जाएगा करंट, ये भी इनटू द प्लेन, इधर जाएगा करंट, ये भी इनटू द प्लेन, मतलब एक की वजह से निकाल के बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक के से निकालने के लिए एंगल चाहिए होंगे दोनों, तो एंगल sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री आ, क्योंकि टोटल 120 डिग्री एंगल बनेगा, तो 60 डिग्री जोड़ दिया, एंड हियर यू हैव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ 24 है, रेजिस्टेंस R is wound up as a current carrying coil in the shape of a clear triangle of side A, the form of a square of side A, the coil is connected to a voltage source V0, the ratio of magnetic moment of the coil in the case of the triangle to that of square। और इसको कट कर देंगे वीडियो से, एक गलत जगह पे आ गया। सचिन ये सवाल देख लेना, सेकंड नंबर वाला गलत जगह पे डला हुआ है ना। गलत अभी कर ले, उसको रेड कर ले, मुझसे सही करवा लेना। तो देखिए एक सिंगल करंट कैरिंग वायर पे बहुत ज्यादा सवाल होते नहीं है, इसलिए हमने वहां पे एक सवाल जो मिला वो आपको दे दिया, बाकी असाइनमेंट में मिल जाएंगे फॉर्मूला बेस, राइट। अब मान लीजिए हमारे पास में एक लूप ऑफ करंट है, एक जैसे सर्कुलर लूप है, तो उसकी ऐसे फील्ड लाइंस कैसी होंगी यहाँ हमने दिखा रखी है। एक्सिस पे देखेंगे तो ऊपर ऐसे करंट घूम रहा है, तो ऊपर की तरफ ऊपर आ रही है, और नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो ऊपर ही आ रही है, ठीक है ना। आपका दिल कह सकता है ऐसे कर देंगे, नहीं, आपका उंगलियां ऐसे घूम रही है, करंट के अलॉन्ग उंगलियां घुमा लीजिए तो अंगूठे से फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। रिवर्स ऑल्सो काम करता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप कैन डिटरमाइन द राइट हैंड थंब रूल, यही जो मैंने बोला लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कि इसके सेंटर पे कितनी फील्ड होगी, क्लॉकवाइज से दिख रहा है तो बाहर हो रही होगी, अंदर आ रही होगी, इस तरह की बात यहाँ पे समझा रखी है। फिर यहाँ पे हमने क्या बता रखा है कि बेसिकली ये जो सारा डिस्कशन चल रहा है वो ये चल रहा है कि यदि हम ज्यादा दूरी पर जाके देखें एक लूप से, तो एसेंशियली हम लोग उसको एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसकी वजह से हम लोग फील्ड लिख सकते हैं जो कि बिल्कुल वही आती जो इलेक्ट्रिक डायपोल की ऐसे आती थी। तो सारे के सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में चल रहे हैं। मैग्नेटिक डायपोल कैसे आता है, वैसे तो ये अपन रिविजन करें इसलिए अपन को पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट बेसिकली करंट इंटू पाई आर स्क्वायर करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो लूप है उसको मैग्नेटिक डायपोल मान के भी फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये सवाल नहीं है, ये बेसिकली हम आपको एक आर्क की वजह से फील्ड निकाल के दिखा रहे हैं। तो आर्क की वजह से कितनी फील्ड आएगी, ये आपको एक छोटा एलिमेंट लिया, इस छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड लिखी, आप देख सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, सबकी वजह से आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, तो जुड़ती चली जाएगी। तो वेक्टर होने के बावजूद अपन ने सीधा सीधा स्केलर की तरह जोड़ लिया, और आर और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आई डी एल साइन 90 डिग्री, और ये अपन ने जोड़ लिया, सीधे आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये सवाल है आया हुआ मेंस में, प्लीज ट्राई इट। तो देखिए, a wire A bent in the shape of an arc of a circle carrying a current of 2 ampere, ठीक है, and having radius 2 centimeter, and another wire B also bent in the shape of an arc of a circle carrying 3 ampere and having radius of 4 centimeter, placed as shown in the figure. The ratio of magnetic field due to the wire A and B at the common center O is, इस जगह पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमसे पूछ रहे हैं। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये करंट है, ये रेडियस है, ये एंगल है। फॉर्मूला अपन ने अभी अभी आपको सिखाया था, बस आपको ये चेक करना है दोनों जुड़ रही है कि घट रही है। बाकी म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर अपन ने अभी सिखाया था, ऑलराइट। इसमें शायद रेशियो ही पूछा है, तो जोड़ना घटाना भी नहीं है, सो सॉरी। तो बेसिकली दोनों का फॉर्मूला लिखकर आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये रेशियो आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाला सवाल है, इससे ज्यादा आता नहीं है, आप सोचिए और पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल अपन ने ऊपर बता दिया था फॉर्मूला, ऑलराइट।
तो वहां पे ये क्या, I इंटू ए, और आपका आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हेयर पिन शेप है, जैसा आप देख सकते हैं, ऐसे जाके मुड़ रहा है लॉन्ग करंट वायर को। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इस सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है। तो देखिए, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर, इनकी ये सेमी इनफाइनाइट क्योंकि यहां से अपन लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा बचा हुआ हिस्सा, और बाकी हो गया आपका सर्कल आर्क। तो 2 इंटू बी ऑफ स्ट्रेट वायर प्लस बी ऑफ लूप, ये अपन ने जोड़ा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर का 2 कर दिया अपन ने, प्लस अपन ने लूप की वजह से, आधे लूप की वजह से लिख दिया, फॉर्मूला अपन ने लिखा ही था, सॉल्व किया, आंसर आ गया। दोनों के लिए फॉर्मूला, एक बार लूप विद एंगल पाई और दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर को 2 बार। डायरेक्शन चेक करना बहुत जरूरी था, तो डायरेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये जो है नीचे वाला इसकी वजह से अंदर, जो ऊपर वायर है इसकी वजह से फील्ड देख लीजिए अंदर, जो ये घूम रहा है इसकी वजह से फील्ड देख लीजिए अंदर, तो तीनों की वजह से जुड़ गई है। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि यदि हम एक क्लोज पाथ पे चले, तो जैसे कि इस तरफ चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एक बात तो ये कि उसके अलोंग अपने सीधे हाथ का घुमा लीजिए, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है पॉजिटिव करंट और उससे अपोजिट नेगेटिव करंट दिखा देगी। तो I1 माइनस I2 प्लस I3 बता रखा है। ठीक है, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट का सम। करंट के सम में साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो इसकी एप्लीकेशन करके दिखा रहे हैं कि भाई अपन एक इनफाइनाइट वायर ले लिया, तो अपन देखिए फील्ड निकाल पा रहे हैं जो पहले निकाली थी। फिर एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया जो कि सॉलिड, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर अंदर जाएंगे तो करंट पूरा आई नहीं होगा, पूरा करंट तो पाई आर स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्मॉल आर में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बाय सर्क्यूटल लॉ जो करंट क्रॉसिंग होगा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बी इनका जो क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो 2 पाई आर ही रहेगा। तो इस तरीके से आप फील्ड निकाल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सॉलिड सिलेंडर के अंदर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर डिस्टेंस आ रही है। बाहर जो आ रही है वो फिर आपकी वही फॉर्मूला आ रही है जो इनफाइनाइट वायर की वजह से आता था, ये आप चेक कर सकते हैं। ये ग्राफ भी है, अंदर लीनियरली बढ़ रहा है और बाद में फिर 1/r के हिसाब से कम हो रहा है। हॉलो होगा तो उसके लिए अलग से आपको यहां पे कैलकुलेशन करके दिखा रखिए। इसको आई वुड एडवाइज आप पेन चलाएं साथ में तो बेस्ट रहेगा, और पेन चला के इसको एक बार कर लीजिए। Okay, let's continue then. तो ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, थिन है तो अंदर 0 और बाहर आ गया फील्ड। ठीक है, अब यहां पे अपन ने दे रखा है इनफाइनाइट शीट। ऑलराइट, ऐसे एक इनफाइनाइट शीट है, करंट प्लेन के अलॉन्ग जा रहा है, तो फील्ड कैसी आएगी, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर। तो यहां पे अपन ने एक ऐसा लूप बनाया, ये लूप बना के उस पर इंटीग्रल बी डॉट डीएल कर दिया क्लोज, फिर इसके 4 टुकड़े कर दिए पार्ट्स के, और उसको अपन ने कर दिया टोटल करंट कितना निकल रहा होगा, एंड वी गेट अवर आंसर। नेक्स्ट ट्राई करिए इसको। तो a long straight wire of radius a, current distributed uniformly its cross section, the ratio of the magnetic field due to the wire distance a by 3 and 2 respectively from the axis of the wire। तो a रेडियस है, एक ध्यान दीजिएगा अंदर है और दूसरा पार्ट बाहर है, तो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से लगाने का, और कुछ नहीं है जो अभी पढ़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन ही इंटीग्रेशन करके दिखा रखा, याद हो तो सीधे सीधे लगा भी सकते थे। तो म्यू नॉट आई और अंदर के लिए अलग से कर दिया और बाहर के लिए तो सिंपली डायरेक्टली लिख दिया, एंड यू हैव योर आंसर। सोलेनोइड की ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसमें डेरिवेशन दे रखी है, डेरिवेशन याद भी ना हो
तो भी म्यू नॉट NI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए कि अंदर फील्ड एक्सिस के पैरेलल आती है, राइट हैंड रूल से निकलती है कि ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की होंगी जिनकी वैल्यू म्यू नॉट NI होगी। फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के अंदर बेसिकली आप इंटीग्रेट करके निकालते, नहीं तो आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। You can try this. तो अब यहां पे क्या हो रहा है, 4 identical solenoid है connected to each shown in the figure. If the magnetic field at the center of A is 3 Tesla, the field at the center of B would be. बड़ा सिंपल सवाल है भाई, यहाँ करंट जितना जा रहा है यहाँ पे यदि तीनों आइडेंटिकल है तो 1/3 हो जाएगा करंट 1/3 हो जाएगा तो फील्ड भी 1/3 हो जाएगी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 1 टेस्ला। अब मतलब इमेजिन हाउ इजी दिस इज। और पता नहीं लोग कितना घबरा रहे हैं कि सब जनवरी में मेंस आ गया अब क्या होगा। भाई बेसिक फॉर्मूले पढ़ लो, सिलेबस पूरा कर लो, जो कॉम्प्लिकेटेड 10% पार्ट है उसको मत टेंशन लो, 90% पेपर फिर भी आपके हैंडल करने लायक ही होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक अपन ने निकालना सीखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, सोलेनॉइड, आर्क, ये सब चीजें। अब हम देख रहे हैं यदि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा तो उस पर फोर्स कितना लगता है। तो जो लॉ है लॉरेंस फोर्स लॉ, उसके हिसाब से QV क्रॉस B फोर्स लगेगा और मोशन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और B परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम आ जाएगा। सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आपको मोमेंट मॉडर्न फिजिक्स में भी सवाल मिलेंगे और वेलोसिटी और रेडियस को यूज करके आप टाइम पीरियड ओमेगा वगैरह निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb है जो कि आप देख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी से डिपेंडेंट, सिर्फ चार्ज मास रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका यूज बहुत सारे डिवाइसेस में होता है जैसे कि साइक्लोट्रॉन जहां पे आप पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, बबल चैम्बर जहां अगेन पार्टिकल डिटेक्ट करता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो मास को आइडेंटिफाई कर सकता है चार्ज पार्टिकल्स के, राइट। और फोर्स जो है ये हमेशा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो स्पीड चेंज नहीं कर सकता, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसकी वजह से द चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एंगल थीटा, ये आपको हेलिक्स का केस दे रखा है। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, तो फिर आप देखेंगे जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है ये वाला, इस पे तो कोई चेंज आएगा नहीं। जो परपेंडिकुलर वाला है उसके से सर्कल में घूमेंगे तो v cos थीटा, और इसकी वजह से घूम रहे सर्कल में तो बन गया हेलिकल पाथ एंड दिस इज व्हाट वी गेट। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज mv sin θ/qb और ये टाइम पीरियड करके अपना हेलिक्स का पिच भी निकल जाएगा कि एक टाइम पीरियड में कितना चला, दैट इज v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। तो वेलोसिटी सेलेक्टर कैसे काम करता है देखिए, ये लॉरेंस फोर्स लॉ में ये थॉमसन सेपरेटस है, सर जे थॉमसन ने चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया था। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है निकाला, फिर उसको इतना एक्सेलरेट किया, चेंज इन पोटेंशियल के हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी Q डेल्टा V के बराबर, ये रही, ऑलराइट। फिर ये अपन ने उसकी स्पीड लिख ली इन टर्म्स ऑफ डेल्टा K इजिकल टू mu²/2 से उसकी वेलोसिटी आ गई। अब यदि इलेक्ट्रॉन को ऐसे रीजन से निकाला जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओके, और दोनों फोर्स एग्जैक्टली कैंसिल कर लेंगे तो स्ट्रेट जाएंगे, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड पे करेंगे उससे अपन वेलोसिटी नाप सकते हैं, E/B आ जाएगी क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो गए। इन दोनों इक्वेशंस को अपन ने किया तो यहां पे आप देख सकते हैं चार्ज मास रेशियो आ गया सारी मेजरेबल क्वांटिटीज की टर्म्स में। ये F नहीं है, E है, ठीक है, ये E है, थोड़ा सा यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें हम मास को ऐसे जब चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो घूम जाएगा और जो उसकी रेडियस होगी वो बेसिकली उसके चार्ज मास रेशियो पर डिपेंडेंट होगी। इसको यूज करके अपन मास को अलग कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस सिंपल क्वेश्चन।
तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, वोल्टेज देके रेडियस पूछिए, मास भी दे रखा है। तो इससे आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई डेल्टा वी। फिर इसको उठा के आपने यहाँ वोल्टेज वेलोसिटी निकाल दिया, फिर रेडियस के फॉर्मूले में पुट कर दिया, एंड यू गेट रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉन x के अलोंग चल रहा है विद वेलोसिटी दिस, इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन प्लस वाई डायरेक्शन। द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन दिस रीजन सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या चाह रहे हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन जो है प्लस x डायरेक्शन में चल रहा है, इतनी वेलोसिटी से रीजन में एंटर किया, तो क्या करें कि भाई कंटिन्यू कर जाए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी सेट करें। तो ये जो अपन ने अभी बैलेंस किया था वही वाली बात है। तो भाई देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, वेलोसिटी इस तरफ है, अपन क्या चाहते हैं कि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप इसमें लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं भी अपन को फोर्स नीचे चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए होगी, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी अंगूठे के अलावा मैग्नेटिक फील्ड को बाहर कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। राइट, ये तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि B मस्ट बी इन पॉजिटिव Z डायरेक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के से फोर्स लग रहा होगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे लगा रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमें ऊपर चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए आप या तो लेफ्ट हैंड रूल से देख लीजिए या राइट हैंड रूल से देख के उल्टा कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व करते चले गए और ये मैग्नीट्यूड आ गया। वैसे भी शायद सवाल में सिर्फ डायरेक्शन भी पूछेगी तो डायरेक्शन भी मालूम पड़ गई। तो नेगेटिव देके थोड़ा सा लफड़ा कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कैसे बेवकूफ बनाने वाला सवाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क पूछ रहे, पॉइंट चार्ज के ऊपर चलने पर, अपन ने थ्योरी में पढ़ लिया था जीरो होगा भाई, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटोन 1p1, अल्फा पार्टिकल 2He4, मतलब मास दुगना, मास 4 गुना और चार्ज दुगना। ठीक है ना, चार्ज मास रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द रेशियो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द अल्फा पार्टिकल प्रोटोन इज, राइट। यहाँ पे ऑफ द सेम में कुछ खा गए इट सीम्स, तो ऑफ द सेम मोमेंटम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, इस सवाल को डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ट्राई कर लीजिए। By applying a voltage of 500 volt, calculate the radius of the path if the magnetic field is this. देखिए भाई, यहां पे क्या हो रहा है, रेस्ट से एक्सेलरेट किया 500 वोल्ट से, तो calculate the path of the radius, the magnetic field is 100 मिली टेस्ला इज देन अप्लाइड, तो रेडियस कितनी होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इससे निकाल लीजिए, स्पीड निकाल के फॉर्मूले पुट करिए, अभी किया था ऐसे कैसे सवाल, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, सीधे फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कर लिया होगा आपने। तो एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r, सोलेनॉइड के अंदर रखा है, द सोलेनॉइड इज n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरीज करंट I, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन गन शूट्स इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड विद स्पीड v, मतलब ऐसे निकल रही है इलेक्ट्रॉन्स, एंड डज नॉट हिट द सरफेस ऑफ सोलेनॉइड, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v is। इसमें थोड़ा फिगर बनाने की कलाकारी है, तो ये हम सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन से ऐसे फिगर बनाएंगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। यहां पे रखा था, रेडियली ऐसे फेंका है, तो ऑब्वियसली सर्कल की रेडियस r/2 हो जाएगी, तो बिना टच करे आ जाएगा। तो यही अपन ने किया, r/2 को रेडियस के फॉर्मूले में mv/q भी पुट कर दिया, b का फॉर्मूला अपने पास है इसी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर वी गो। प्रोटॉन्स की स्पीड दे रखी है, एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, द पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिक्स
हेलिकल पाथ की पिच पूछिए, सीधे सीधे जो भी पढ़ाया था उसको यूज करना है। टाइम पीरियड हो गया 2πm/qb, ऑलराइट, इनटू u cos थीटा कर दिया, पिच की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, सीधे सीधे आंसर आ गया। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सारा डेटा देके फॉर्मूला ही लगवाया है। अब यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की जगह करंट कैरिंग वायर रख दे तो क्या होता है, ऑलराइट। तो यहां पे अपन ने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है आई dl क्रॉस बी। ओके, तो ये फोर्स लग रहा है आई dl क्रॉस बी, और ये अपन ने सॉल्व करके देख लिया। तो मैक्सिमम फोर्स कब आएगा ये निकल गया, और भी चीजें आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। और सारे लेंथ एलिमेंट्स का जुड़ता चला जाता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो बी आउट ऑफ द समेशन चला जाएगा, फिर सीधे सीधे फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। तो क्लोज पाथ पे फोर्स 0 आ जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं कि एल वेक्टर का सम वुड बी 0, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है। इस पे सिर्फ टॉर्क लगेगा। तो यही सारी कैलकुलेशंस दोबारा कर रखी, ठीक है। पैरेलल दो वायर्स है, तो इनके बीच में फोर्स कैसे लिखेंगे, एक की वजह से फील्ड लिख दी, और इस फील्ड को अपन ने फोर्स निकालने के लिए यूज कर लिया और इंटीग्रेट कर लिया। तो ये अपन ने फोर्स लिख दिया एक वायर के से दूसरे वायर के ऊपर, पर यूनिट लेंथ फोर्स भी आ गया। ये ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अब डेफिनेशन चेंज कर दी गई है 2019 में, ये ओल्ड डेफिनेशन है ऑफ एम्पियर, अब ये वैलिड नहीं रही है, नई डेफिनेशन आ गई। पर फिर भी ठीक है, दो वायर यदि 1 मीटर की दूरी पे रखे और इतना फोर्स लगा रहे हो पर मीटर, तो उनमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 1 एम्पियर, ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो एक स्क्वायर लूप है, साइड 2a का, कैरिंग करंट आई केप्ट इन एक्जेक्ट प्लेन विद द सेंटर एट द ओरिजिन, a long wire carrying the same current I is placed parallel to the z axis and passing through the point. The magnitude of the torque on the loop about second axis is. तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाला सवाल है, तो आपको इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। तो देखिए ये वायर रखा हुआ है, इसका अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया m वेक्टर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर i, और फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट करके अपन ने टॉर्क निकाल दिया, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b का फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, ये एक वायर है, एक और पैरेलल वायर है, लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स दे रखा है, करंट फ्लो दे रखा है सेम डायरेक्शन में, फोर्स पूछा है इस वायर पे कितना लग रहा होगा, ऑलराइट। तो देखिए, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन I1 L1 B1 2, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने पास है ही सी वायर के लिए, वो लिख दिया अपन ने, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन आ गई कि कितना फोर्स लग रहा होगा। किसी भी करंट लूप पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, ये उसके डेरिवेशन है। आप चाहें तो डेरिवेशन सीख सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच आपने बस ये समझ में आ जाए कि IA क्रॉस B, ऑलराइट, इससे टॉर्क आता है, तो कहीं कोई टेंशन नहीं होगी, ओके। जहां पे IA वेक्टर इज योर M वेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लूप पे कैसे टॉर्क आता है ये एक्चुअल कैलकुलेशन करके दिखा रखी है, जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। N टर्न्स का लूप है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा NIA, क्योंकि एरिया कवर्ड NA हो गया, तो इससे टॉर्क आ गया M क्रॉस B। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल की, जैसे वहां निकाली थी -P.T करके इलेक्ट्रिक डायपोल में, यहाँ पे अपन -M.B या म्यू करके लिख देते, तो -μ.B से आ भी जाती है, ठीक है। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसकी भी यहाँ पे बातचीत हुई, यहाँ पे भी एक कॉइल ही है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NIA, टॉर्क प्रोड्यूस होगा NIA क्रॉस B, और इसको बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ एक स्प्रिंग होती है जो इस टॉर्क को बैलेंस कर लेती है। सो दिस इज द रिजल्ट K थीटा।
जिसका टॉर्जनल कांस्टेंट के है, तो वो इतना टॉर्क प्रोड्यूस करती है और टॉर्क हो जाता है बैलेंस। ये आपकी करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू आ गई है। करंट पर यूनिट मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है छोटे छोटे करंट से, उतना ज्यादा गैल्वेनोमेट्रिक सेंसिटिव कहलाएगा। ये एनसीईआरटी में समझा रखा, बड़ी अच्छी बात, कि वोल्टेज जो है उसकी सेंसिटिविटी नंबर ऑफ लूज बढ़ाने से नहीं बढ़ती, क्योंकि नंबर ऑफ लूज बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इस पे अभी तक सवाल ना एडवांस में आया ना मेंस में आया, पर ये आना चाहिए कभी ना कभी। फिर यहाँ पे एटॉमिक मैग्नेटिज्म की बात करें एसेंशियली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होते हैं एटम में चारों तरफ, तो ये भी एक करंट कैरिंग लूप ही हो गए, तो इनका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ये ऑर्बिटल करंट मान लेंगे तो अपन, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी सेंटर पे, एक तो वो कहानी है, और एक इनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। दो अलग अलग बात है, इनके वजह से सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो अलग कैलकुलेशन है, और ये खुद एक करंट कैरिंग लूप है, उसके से एक मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, वो एक अलग कैलकुलेशन है। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में एक शाश्वत रेशियो चलता है, वो यहाँ पे बता रखा है कि भैया ये रेशियो होता है एम वेक्टर जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर से रिलेट किया जा सकता है। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी रोटेट कर रही है, तो वो भी खूब सारे करंट कैरिंग लूप से, उनके से ही मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, वो भी अपन लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से डिराइव करके सीधे सीधे m/n=q/2m से किसी भी चार्ज बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको अपन ने रिलेट कर दिया मैग्नेटिक मोमेंट से इस फॉर्मूले से कि ये रिंग है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये डिस्क है तो इतना होगा, सॉलिड स्फीयर है तो इतना होगा, और स्फेरिकल शेल के लिए कितना होगा, ये सब अपन ने डिराइव कर दिया यूजिंग जो ऊपर फॉर्मूला था। चलिए लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे सवाल है ये। यहाँ पे अपन को टॉर्जनल कांस्टेंट भी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, एरिया दे रखा है, राइट, और सेंसिटिविटी भी दे रखी है। तो बी की वैल्यू पूछिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी सी थीटा आई एन ए बी, रेशियो दे रखा है एंगल के साथ, तो ओनली अननोन इज बी। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यदि आपने थोड़ा भी पढ़ के जा रहे हैं, सिलेबस खत्म करके चले जाओ आराम से फॉर्मूलों के साथ, टेंशन लेने का ही नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम है मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो रेक्टेंगुलर कॉइल है, डायमेंशंस दे रखी है, टर्न्स दे रखे हैं, और राइट करंट की वैल्यू है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वैल्यू है, एंगल दे रखा है, और क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है। भाई स्ट्रेट फॉर्मूला है, एम क्रॉस बी एन आई ए बी साइन 45 डिग्री, वैल्यू रखी 0.27 न्यूटन मीटर, टॉर्क आ गया। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे क्या किया, एक रॉड है जिसका वॉल्यूम दे रखा है और रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है, कोर में रख दिया सोलेनॉइड की, करंट इतना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। सो ये फॉर्मूले में आपको रिलेटिव परमेबिलिटी भी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मैग्नेटिक से वो दे रखा है, क्या नाम से, रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है। तो म्यू आर, वहां म्यू नॉट एन आई आता था, यहाँ पे म्यू रिलेटिव कर दिया अपन ने, रिलेटिव परमेबिलिटी रख के, बाकी वो का वो, ये सब कुछ काम खत्म, आ गया आपका आंसर। ठीक है, लेंथ इनटू एरिया आ रहा था कहीं फॉर्मूले में, तो उससे आपने वॉल्यूम से कन्वर्ट कर लिया, सो इजी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था ना, नंबर पर यूनिट लेंथ चाहिए था, तो उससे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कर लिया होगा। तो कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल ऑफ साइड टेंस इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन between the pole pieces of permanent magnet producing horizontal magnetic field of 20 माइक्रो मिली टेस्ला। तो इसमें क्या पूछा है कि भाई टॉर्क कितना होगा, इतना करंट पास करेंगे तो, एंड इट्स प्लेन बिकॉज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस, जब प्लेन पैरेलल हो जाए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एम क्रॉस बी साइन 90 डिग्री रखा, बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, उठा के सीधे फॉर्मूले में पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बार मैग्नेट का अपन को मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है इसके साथ में, तो वर्क कितना होगा रोटेट करने में, तो भैया कुछ नहीं करना था, एम डॉट बी लिखकर माइनस एम डॉट बी लिखकर दोनों पोजीशन का डिफरेंस कर लीजिए, और आपका वर्क आ गया 14 जूल।
अब यहां पे क्या चल रहा है, ये बेसिकली हम लोग एक मैग्नेट के लिए अलग अलग जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं ये बता रहे हैं। तो देखिए नॉर्थ पोल से यदि हम लोग इतनी दूर चले जाए, ये बिल्कुल वही है जो अपना डाइपोल के लिए फील्ड था, वैसे के वैसे अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं एक्सिस पे, फॉर्मूला भी वैसा ही कुछ आ रहा है, राइट। फिर अपन ने निकाल लिया इक्वेटर पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर को आ रही है। रिजल्ट याद रख लीजिए, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी, ठीक है। फॉर्मूले भी वो क्यों आ रहे हैं जो उधर आए थे। और शॉर्ट वाला और भी आसान है, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब, यही ज्यादा काम भी आता है शॉर्ट का, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर को यदि अपन रखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे कुछ बातें बता रखी कि उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रही है, ऑलराइट। इफ सॉफ्ट आयरन कोर स्पेस में मोस्ट ऑफ द लाइंस आर फाउंड टू बी पास थ्रू द रिंग एंड नो लाइंस पास थ्रू द स्पेस इनसाइड द रिंग। सुपर कंडक्टर के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि वहां पे जो है लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब यदि एक मैग्नेटिक डाइपोल के सामने दूसरा डाइपोल रख दे तो उनका भी इंटरेक्शन होगा, जिसका टॉर्क आप सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए एक ही है तो फिर उसका एंगुलर एसएचएम या अल्फा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं फॉर स्मॉल थीटा। इस पे भी सवाल आपको मिल जाएंगे। जियोमैग्नेटिज्म ये आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें थ्योरेटिकल चीजें आ सकती है, ठीक है। तो वैसे हमने उसको यहाँ पे समराइज कर रखा है, बट माय एडवाइस इज कि यू गो थ्रू दिस पार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल। ये एनसीईआरटी से ही लेकर हमने समरी बनाई हुई है एंगल ऑफ डिप वगैरह की, तो यू शुड रीड दिस। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नापने के लिए क्या करते हैं वो डिवाइस यहाँ बता रखा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये सब एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ओके। So we'll go directly towards the question. तो एक लोकेशन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बता रखी है, कितनी है, मैग्नेटिक नीडल की लेंथ और पोल स्ट्रेंथ देके सस्पेंड कर दिया। इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम टू कीप दिस नीडल हॉरिजॉन्टल, द व्हाटएवर दैट शुड बी अप्लाइड इज। देखिए ये चीजें दे दी अपन को, तो करना कुछ नहीं है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एम डॉट एम क्रॉस बी साइन 45 डिग्री, उसको जो फोर्स लगा रहे हैं अपन L/2 दूरी पे, उससे टॉर्क बैलेंस कर लीजिए तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी नीडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे क्या कर रखा है, वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, एंगल ऑफ डिप दे रखा है, और पूछा कि बता दो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मतलब एक कंपोनेंट दे दिया, एंगल दे दिया उसका एक्चुअल वेक्टर के साथ में, तो अपन वेक्टर नहीं निकाल सकते क्या, नाम है बस ये तो सब। अगेन ये डेफिनेशंस वगैरह माय एडवाइस वुड बी एनसीईआरटी के 5th चैप्टर के अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर दे रखी है, तो वहां से आप ले सकते हैं और वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा ये सारी डेफिनेशंस, क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड ही सवाल आते हैं इसके अंदर, चाहे ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ऊपर भी आया था, ये रिलेशनशिप बहुत काम की है, इस पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए कि ये जो 3 तरह के मटेरियल होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की, इनके ग्राफ्स किस तरह से वेरी करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर वाला फॉर्मूला, इसके सवाल भी बन सकते हैं, कभी कभी रेयरली बनते पर आने चाहिए, ओके। तो एटॉमिक रीजन क्या है, सब अच्छी तरह से हमने यहाँ पे समराइज कर रखा है, ये आपको याद कर लेंगे, तो जो कोई एक आध सवाल बाय चांस कभी इस पे आपने देखा ज्यादा आते नहीं है, वो आपका काम हो जाएगा। पूरा हमने 2 पेज में समरी यहाँ पे कर रखी है, अंदर क्या क्या चलता है बहुत डिटेल में कर रखी है, उतना आता नहीं, जस्ट टू बी सेफ कर रखा है, सबके एग्जाम्पल भी दे रखे। हिस्टेरिसिस क्या होता है, हिस्टेरिसिस बेसिकली ये होता है कि आपने मैग्नेटाइज किया और आपने अपना सोर्स हटा लिया, लेकिन उसमें मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, फिर आप रिवर्स भी करते तो वो वापस इमीडिएटली रिवर्स नहीं होता है। इस वाली पूरी कहानी को हिस्टेरिसिस से बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी में समझा रखा है, यहाँ पे भी हमने इसको समराइज कर रखा है। कोर्सिविटी पता होनी चाहिए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ये सब चीजें यदि आप पता करके जा सके, टाइम है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो छोटी सी रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क नहीं। सो गो थ्रू ऑल दिस। सवाल इस पे बहुत ज्यादा है नहीं, फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, थ्योरी नहीं भी याद हो तो एटलीस्ट फॉर्मूले याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन।
तो बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया सोलेनॉइड के अंदर करके, इतने टर्न से कैरिंग दिस मच करंट। कोएर्सिविटी पूछिए बार मैग्नेट की कितनी होगी। कोएर्सिविटी का फॉर्मूला आपने लगा दिया H/B/μ/μ0, Ni की वैल्यू निकाल ली तो आपकी कोएर्सिविटी आ गई। पैरामैग्नेटिज्म का एक सवाल है, ट्राई कर लीजिए। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल shows a net magnetization when it is placed in external magnetic field of this, temperature of this, when the sample is placed in an external magnetic field of 0.3 Tesla, temperature 24 Kelvin, then the magnetization will be। तो यहाँ पे क्यूरी लॉ यूज करवा रहे हैं, तो कापा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो इससे कापा में रिलेशनशिप आ गई। एक बार कापा में रिलेशनशिप आ गई, कापा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है अलग अलग टेम्परेचर के अंदर, तो अपन से पूछा था कि भाई इस पे कितना कापा होगा, तो वो आपने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं थ्योरी से ज्यादा ना यहाँ पर सवाल जो आ रहे हैं वो फॉर्मूले बेस्ड है, तो यदि आप वो थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दें, टाइम कम है, और फॉर्मूले याद करके चले जाएं समझ के किसका क्या यूज है, तो भी आपके मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस है यदि इस पे सवाल आ जाए। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक नीडल इज मैग्नेटिक मोमेंट दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस, 10 कंप्यूटेशन इन 5 सेकंड्स, इससे टाइम पीरियड निकाल लीजिए। तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड पूछा, ये फॉर्मूला अभी आया था थोड़ी देर पहले, टाइम पीरियड 2πI/mb, ये आपने किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय टॉर्क से, तो आपका सीधे सीधे आ गया। इसके अंदर फॉर्मूले भी नहीं चाहिए थे कोई से भी। वन मोर क्वेश्चन। चलिए, जब अपन ने मटेरियल भर दिया तो कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ, तो भाई कापा की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, तो 1 प्लस कापा रिलेटिव परमेबिलिटी है, तो चेंज कितना हो गया, यदि नहीं होता तो μ0 Ni, तो इसको अपन ने डिवाइड कर दिया, तो फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू आ गई है। सो आप देख सकते हैं अगेन अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। थ्योरी मैंने यहाँ थोड़ी ज्यादा डाल दी थी जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेंस में भी लिखा हुआ है ये सारी थ्योरी, लेकिन उसके फॉर्मूले पे कम ही सवाल आते हैं, तो थ्योरी पे तो बहुत ही कम है। तो कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट फॉर्मूले इसके याद करके चले जाए, आपका 90% काम हो जाएगा। बी श्योर अबाउट इट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।